अस्सलाम वालेकुम जी। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ़्लो ऑफ फ्लूइड क्या है जी? कहते हैं जनाब कि मुझे जफ़ा करना नहीं आता, तुझे वफ़ा करना नहीं आता, ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, एक मुझे नहीं आता, एक तुझे नहीं आता। तो जनाब ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं। शेर तो बाय द वे याद आ गया मुझे। तो ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है कि जिस पे आपके आबाओ अजदाद चलते रहे, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, आपसे सीनियर जनरेशन जो रास्ता इख्तियार करके गई, वो रास्ता आपको गाइड किया जाता है और कहा जाता है कि उसी रास्ते पे चलिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपना रास्ता खुद बनाएं। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह उनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर सारी दुनिया पहले बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेगी तो कहेंगे जी नाफरमान है, और अगर सारी दुनिया पहले बने हुए रास्ते पर ही चलती जाएगी तो नया रास्ता कैसे दरियाफ्त होगा। तो अपना रास्ता ख़ुद तलाश करना एक अच्छी बात हुआ करती है। बहरहाल लेकिन जब बारिश हुई हो और पानी खड़ा हो और कीचड़ हो तो वहाँ पे नया रास्ता तलाश करने का रिस्क लेना भी मुनासिब नहीं होता। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप नक्शे कफ़े पा फॉलो करते चले जाएं। वो रास्ते, वो लकीरें जिन पे लोग पहले से गुजर के गए हैं, उन्हीं से अपनी बाइक या अपने कदम गुजार के ले जाएं। तो ये बात यकीनी होती है कि जो पहले गुजरे गए हैं वो सेफ़ रास्ता है। एडवेंचर के शौकीन ज़रा नए रास्ते तलाश करने की कोशिश भी करते हैं। जनाब अली, यही जो बात कही गई है, यही है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ़्लो ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड मूव करता है और फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, जैसे असम्बली के बाद बच्चे असम्बली में जाते हैं, असम्बली के बाद क्लासेस में आते हैं, या तो कतारों में आते हैं या फिर कतारें तोड़ के आते हैं। अगर कतारों में आएंगे तो क्या होगा जी, हर बच्चा अपने से अगले वाले बच्चे को फॉलो करेगा। आगे वाला बच्चा जिस रास्ते से गुजरेगा पीछे वाला भी उसी रास्ते से गुजरेगा। ये प्रिडिक्टेबल फ्लो है कि हर एक पार्टिकल अपनी लाइन में रहता है, लाइना नहीं तोड़ दे। हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है, जब बैलगाड़ी की रेस होती है ना, कहते यार साडा वहड़ा रेस हार गया। क्यों जी? ली पाड़ गया जी। ली पाड़ गया मतलब अपनी लाइन छोड़ गया। ट्रैफिक का असूल होता है लाइन और लेन की पाबंदी करें। लाइन एक दूसरे के आगे पीछे रहें, लेन मतलब जिस कतार में आप हैं उसी कतार में रहें, कतार तोड़ के दूसरी कतार में ना आए। तो अगर तो पार्टिकल अपनी अपनी कतार में रहेंगे, ये इस कतार में है, ये इसमें है, ये इसमें है, अपनी अपनी कतार में रहते हुए फ्लो करेंगे। ये है जनाब स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये प्रिडिक्टेबल फ्लो है। इसमें इसका पता है ये किस रास्ते से गुजरेगा, ये किस रास्ते को फॉलो करेगा, ये उसी रास्ते को ओबे करेगा, फॉलो करेगा जिस रास्ते से इससे पहले वाले पार्टिकल गुजर के गए होंगे। ये अपने एंसेस्टर्स का, आबाओ अजदाद का रास्ता फॉलो करेगा। तो ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि ये कहां से गुजरेगा, जहां से इससे पहले वाले गुजर के गए हैं। ये बात भी जरा याद रखिए कि स्ट्रीमलाइन मतलब हमवार, स्मूथ, रेगुलर। इसका दूसरा नाम लैमिनर भी है, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो। ये बात याद रखें कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये है कि हर पार्टिकल अपनी लाइन नहीं तोड़ेगा, अपना पाथ नहीं छोड़ेगा जहां से उससे उसी लेयर वाले पहले पार्टिकल गुजर के गए हैं, ये भी वहीं से गुजर के जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा ही चलेगा, वो कर्व पाथ पे नहीं चल सकता या रास्ता मुड़ नहीं सकता। इस बात की गारंटी कोई नहीं है। ये देखिए, ये किसी पाइप से फ्लो हो रहा है। ये पाइप है। अच्छा, मैं पाइप का रंग जरा बदल दूं, जरा थोड़ा सोना लगेगा। तो जनाब इस पाइप से देखें जी फ्लो हो रहा है, और ये पाइप आगे जाके बारीक हो गया। अब क्या होगा? तो जनाब आगे जाके ये सारी की सारी लेयर्स भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। लो जनाब, तो आप देखें यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपना पाथ चेंज किया है। एक पहले ये एक दूसरे से, सारी लेयर्स एक दूसरे से दूर थी, अब सारी लेयर्स एक दूसरे के करीब आ गई हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधा ही जाएगा, वो बेंड नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं। इट डजंट मीन, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अपनी लाइन में रहेगा। यहाँ से ये वाला पार्टिकल जिस रास्ते से गुजर के आया है, ये वाला भी फ्यूचर में जाके वही रास्ता इख्तियार करेगा। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसमें हर एक लेयर अपनी जगह पे अलग अलग से डिस्टिंग्विशेबल रहती है, डिफरेंशिएबल रहती है, उनको अलग से
ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। तो इसमें जनाब ये हमवार फ्लो होगा, स्मूथ फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। जनाब अली यहाँ पे ये साइड पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखिए हमने स्ट्रीमलाइन का लफ्ज़ 3 जगह पे इस्तेमाल करना है, 3 सिचुएशंस में हमने स्ट्रीमलाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इस चैप्टर में। पहले जनाब क्या है, स्ट्रीमलाइन ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, नाम है, क्या है, हर एक लेयर, फ्लूइड की हर एक लेयर को भी स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस वाइडर हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस क्लोजर हो गई हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, लैमिनर फ्लो में स्ट्रीमलाइंस यानी फ्लूइड की लेयर्स क्लोजर या वाइडर, दूर या करीब हो सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हर एक पार्टिकल अपनी लाइन में रहेगा, अपनी लेयर में रहेगा, वो रास्ता इख्तियार करेगा जो उससे पहले गुजर के जाने वाले इख्तियार कर चुके हैं। ये बस आंखें बंद करके ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं जो चलते रहते हैं, इनका खुद का कोई रास्ता नहीं होता। तो स्ट्रीमलाइन क्या है, फ्लूइड की हर एक लेयर को स्ट्रीमलाइन कहते हैं, हर एक लेयर एक स्ट्रीमलाइन कहलाती है। दूसरी, ये हम पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात करके आए हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप क्या है, स्मूथ शेप। हर एक पार्टिकल जब किसी फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी जब किसी फ्लूइड में, विस्कस फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करता है तो फ्लूइड की लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ता है। इसकी वजह से अपोजिशन ऑफर की जाती है उसे, वही जो अपोजिशन है वो फ्रिक्शन बनती है यानी ड्रैग फोर्स बनती है। उस ड्रैग फोर्स का असर मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि ऐसे सीधे गुजरने की बजाय, चलने की बजाय ऐसे लेट के गुजरें किसी फ्लूइड में से, ताकि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम सामना हो स्ट्रीमलाइंस के साथ, फ्लूइड की लेयर्स के साथ, तो लेयर्स को डिस्प्लेस करना आसान रहे। साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के लिए बजाय इसके कि आप लोई लपेट के और बैटमैन बन के मोटरसाइकिल चलाएं या सुपरमैन बन के चलाएं, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट, ड्रैग फोर्स का असर ज़्यादा होगा। इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि आप थोड़े फिटिंग वाले कपड़े पहने, जैसे ट्राउज़र है या पैंट शर्ट है, तो उससे ये होगा कि खलारा कम होगा, स्ट्रीमलाइंस को डिस्प्लेस करना आसान होगा। ये जो साइकिलिंग होती है, साइकिल रेस होती है, उसमें देखिए उन्होंने वो हेलमेट भी ऐसे पहने होते हैं जो गोलाई में हो और जिनकी शेप इस तरह से हो कि हवा को चीर के गुजरना आसान हो। आप देखें जो गाड़ियाँ हैं, किसी पुराने ज़माने में जनाब गाड़ियाँ ऐसी होती थी, इस तरह की शेप वाली। आजकल अब इसकी बजाय जनाब थोड़ी सी ज़रा गोलाई में बना देते हैं। वजह उसकी क्या होती है जी, वजह ये होती है कि लेयर्स को क्रॉस करके जाना आसान हो। इस शेप की बजाय इस शेप पे ड्रैग फोर्स का असर कम होगा। और ये जो देसी ट्रक होते हैं वो देखिए कैसे मुंह खुला हुआ होता है, उन पे ड्रैग फोर्स का असर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी बजाय ये, इन दोनों में से ये बेहतर शेप है, ये स्ट्रीमलाइन शेप है। और बहरी जहाज देखें आगे से वो लंबूतरा सा होता है, नोक होती है ताकि पानी को चीर के जाना उसके लिए आसान हो। मछलियों की शेप जैसी होती है, उनको पानी में चीर के जाना, लेज को डिस्प्लेस करना आसान होता है अपनी शेप की वजह से। तो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप, स्ट्रीमलाइन शेप रखी जाती है। कुदरत का डिज़ाइन भी ऐसा ही होता है। देखिए मछलियाँ हमारे जैसी नहीं हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं, घोड़े जैसी मछलियाँ नहीं हैं, उनकी शेप ऐसी है कि पानी में गुजरना उनके लिए आसान हो। तो स्ट्रीमलाइन शेप क्या है, वो बेहतर शेप, वो शेप ज़्यादा स्ट्रीमलाइन शेप है, ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है जिस पे ड्रैग फोर्स का इफेक्ट कम हो। तो जनाब उसके बाद है जनाब स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। प्रेडिक्टेबल फ्लो, स्मूथ फ्लो, रेगुलर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वो रास्ता अख्तियार करते हैं जिस रास्ते से उससे पहले पार्टिकल गुजर के गए हैं। ये अपनी ली नहीं पाड़ दे, अपना रास्ता बरकरार रखते हैं। जबकि दूसरी तरह का है जनाब टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंस, रैंडमनेस। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, रैंडम फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। रैंडम फ्लो, इर्रेगुलर फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, इसमें क्या होता है नाम से ही जाहिर है। और अब आप समझ गए क्या होगा, इसमें प्रेडिक्टेबल पाथ नहीं होता। जैसे लाइन तोड़ दें बच्चे चलते हुए, इधर वाली लाइन वाले इधर घुस जाएं, इधर वाले इधर चले जाएं, इधर वाले इधर आ जाएं, तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसमें कोई भी कहीं भी जा सकता है, ये इधर, इसमें स्ट्रीमलाइन एज सच
बरकरार नहीं रह पाती। और ज़्यादातर जब फ्लूइड मूव करता है तो रास्ते में अगर टेम्परेचर का फ़र्क आ जाए, हवाओं में चलते हुए या पानी चलते हुए गहराई में फ़र्क आ जाए, वो भंवर सा बन जाता है जी, गोल गोल घूमने लग जाता है। हवा में ही ऐसे साइक्लोन सा बन जाए, ये टर्बुलेंस आ जाती है। हवा में टेम्परेचर की वजह फ़र्क की वजह से, पानी में गहराई में फ़र्क की वजह से, या किसी भी वजह से। पहाड़ी इलाकों के दरिया आप देखें जनाब, जब आप जाएं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो वहाँ पे दरियाओं की गहराई कम होती है लेकिन पानी की स्पीड ज़्यादा होती है और गहराई अनइवन होती है। नीचे चूँकि पत्थर होते हैं, कोई बड़ा आ गया कोई छोटा आ गया, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से और अनइवन सरफेस की वजह से वो पानी उछलता कूदता जाता है। हमारे इलाकों में, मैदानी इलाकों में पानी बिल्कुल स्मूथ चलता है, खाड़े में, दरिया में, नदी में, नहर में। ये स्ट्रीमलाइन फ़्लो है। तो जनाब ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा छोटी सी वीडियो का, जिसमें आप देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है। उसमें शोर मचाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में शोर नहीं मचाया जाता, वो स्मूथ होता है। तो जनाब टर्बुलेंस का मतलब ये है रैंडमनेस आ जाना। और जो वेरी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि वेरी हाई स्पीड पे स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वेरी हाई स्पीड पे, ज़्यादा हाई स्पीड पे फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो जनाब आपको एग्जांपल दे दी गई कि स्मूथ फ्लो यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम लैमिनर फ्लो भी है। तो जनाब आली फ्लूइड फ्लो की दो किस्में हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। हम जो ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे, अंदाज़ा लगाएं हमें क्या डिस्कस करना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो स्मूथ है, ये आइडियल सिचुएशन में है। रियल केस में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस तो हुआ करती है, पानी जितना मर्जी हमवार गुजर रहा हो, थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीवा होता है, लेकिन वो इतना इग्नोरेबल होता है, निगलिजिबल होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो तब उसे कंसिडर किया जाएगा। तो हम चूँकि बेसिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं एफएससी में, तो हम शुरू किया करते हैं आइडियल सिचुएशन में और आइडियल फ्लूइड के फ्लो को हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब ऐसा है जी कि जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने इस चैप्टर में मेनली दो बातें डिस्कस करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम। तो जनाब इन दोनों में ही आइडियल फ्लूइड को ही डिस्कस किया जाएगा। और आइडियल फ्लूइड कैसा होगा, आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड में जनाब तीन खसूसियात होंगी। कौन कौन सी जनाब ये आपकी बुक में पेज नंबर 130 पे लिखी हुई है, मैं वही लिखने वाला हूँ। पहली है जनाब फ्लूइड इज नॉन विस्कस, मतलब फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं है, ईटा विस्कोसिटी 0 है। इसका मतलब ये है जनाब कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रियलिटी में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी। अगरचे एयर की विस्कोसिटी बहुत कम है लेकिन फिर भी है, और इतनी थोड़ी विस्कोसिटी की वजह से ही, इतनी थोड़ी विस्कोसिटी के बावजूद एयर अच्छी खासी ड्रैग फोर्स ऑफर करती है जब आप हवा में मूव करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन बहरहाल आइडियल सिचुएशन के लिए हम फ्रिक्शनल इफेक्ट को नज़रअंदाज कर देंगे। तो फ्लूइड इज नॉन विस्कस अगर आइडियल फ्लूइड है, और फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता, कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस होने का मतलब क्या है, ऐसे वॉल्यूम कम कर देना। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। अगर फ्लूइड कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब डेंसिटी चेंज हो गई। ऐसा नहीं होगा आइडियल केस में। या हम जी अब आप कहेंगे जी अगर आइडियल केस हो ही नहीं सकता तो फिर आप डिस्कस कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौली थ्योरम तो सच्ची मुच्ची में है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, होगा। हम कम से कम फ्लूइड को जिस सिचुएशन में डिस्कस करेंगे, जिस हालत में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर वहाँ पे वो कंप्रेस नहीं हो रहा तो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। नो इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है जी। फॉर सेम एज वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही, फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो रहा। जो सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम डिस्कस करने लगे हैं, तो वहाँ पे जरा बात क्लियर हो जाएगी कि फ्लूइड कंप्रेस क्यों नहीं हो रहा। और तीसरे नंबर पे क्या है जनाब, फ्लो इज स्टडी,
फ्लूइड का फ्लो स्टेडी है, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ये जनाब तीन क्या है, ये तीन आइडियल फ्लूइड के लिए हैं। तो रियलिटी में तो ये नहीं है हर फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल, लेकिन हम इन्हें कंसिडर करेंगे। तो दीज आर द assumptions, ये क्या है जी, assumption, मफरूजात हैं कि हम फर्ज करेंगे कि फ्लूइड इन खसूसियात पे पूरा उतरता है, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर इस बिहेवियर से डेविएशन पाई जाती है तो सिचुएशन में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, बर्नौली थ्योरम के लिए हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उससे भी थोड़ी बहुत डेविएशन पाई जाएगी, लेकिन बेसिकली ये इसको फॉलो करने वाला होगा। तो जनाब ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumptions, जो कि आइडियल फ्लूइड के लिए हैं, हम डिराइव करने जा रहे हैं रिलेशन, पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का और उसके बाद बर्नौली थ्योरम का। तो जनाब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, आइए जनाब अली हम शुरू करने लगे हैं। जनाब अली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? ये जनाब आयलर साहब थे 1757, देखें कितना अरसा हो गया, तकरीबन 250 साल का अरसा हो गया जी, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही, जब ये दरियाफ्त की गई। तो जनाब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहती है जनाब, ये थ्योरी कहती है जनाब, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है, एक पाइप है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, बुक वाइज डायग्राम मैंने बनाई है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बनाई जाए, हो सकता है ये वाला सिरा मोटा हो, ये पतला हो, ये ऊंचा हो, ये नीवा हो, या एक जैसा हो। यहाँ पे तो यहाँ पे मोटाई और है, यहाँ पे और, यहाँ पे और, यहाँ पे और, तो ये कोई मसला नहीं है। मोटाई अगर सेम है फिर तो रौला ही हो गया, फिर हमारा ये काम ही ख़त्म हो गया। तो अगर पाइप की मोटाई में फ़र्क है तब डिस्कशन होगी, ऊंचा नीवा होना कोई ऐसा इशू नहीं है, वो बर्नौली इक्वेशन में जाके उसकी डिस्कशन होगी। ये ऊंचा नीवा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई बात नहीं। जनाब अली सूरत हाल ये है, फिलहाल ज़रा गौर से बात सुने कि पाइप किसी फ्लूइड से भरा हुआ है। हम अपनी आसानी के लिए फ्लूइड सपोज कर लेते हैं जी पानी। तो जनाब पानी से पाइप भरा हुआ है। अब होता ये है जनाब, मोटर चलाई आपने, पाइप से पानी आना शुरू हो गया। पाइप जब तक खाली है तब तक पहले पाइप भरेगा पानी से, फिर निकलना शुरू होगा। अब जब पानी निकलना शुरू हो गया वो इनकम्प्रेसिबल है। ये नहीं हो रहा कि मोटर पीछे से पानी को धक्का मारती है और पानी आगे पाइप से निकलने की बजाय अंदर ही गुत्थम गुच्छा हो जा रहा है, अंदर ही इकट्ठा हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। ऐसे नहीं है, या उधर से पानी एंटर होता ही नहीं और बाहर निकलता जा रहा है, ऐसे एक्सपैंड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। डेल्टा टी टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जितना पानी पाइप के एक सिरे से दाखिल होता है उतना ही दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि ये बेंच है जिस पे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एक और स्टूडेंट आके यहाँ पे बैठता है, वो एक स्टूडेंट को धक्का लगाता है। अगर तो सारे इकट्ठे हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो पांचवें की जगह बन जाएगी, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होते, इनकंप्रेसिबल है। तो क्या होगा, ये बैठने के लिए धक्का लगाएगा, अपनी जगह बनाएगा। यहाँ वाला स्टूडेंट खिसक के यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला नीचे गिर जाएगा। तो एक स्टूडेंट इधर से एंटर हुआ और एक ही यहाँ से बाहर निकल गया, 2 यहाँ से एंटर हुए, 2 ही बाहर निकल गए, 3 एंटर हुए, 3 ही बाहर निकल गए, तब भी फासला एक जैसा रह पाएगा। ये इनकम्प्रेसिबल सिचुएशन के लिए है। अगर इनकम्प्रेसिबल ना होता, कंप्रेसिबल होता, तो 4 की बजाय धक्का लगा के 5-6 बैठ जाते, या 4 बैठे हैं, एक खुद ही नीचे गिर गए, बाकी 3 ज़्यादा खुले हो जाते, एक्सपेंशन हो जाती। ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा होगा तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उस फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है जो आइडियल करैक्टरिस्टिक्स का हामिल है। और वो करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस की हैं? फ्लूइड इज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और फ्लो इज स्टेडी, स्मूथ फ्लो है जनाब आली। तो जनाब डेल्टा टी टाइम में जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर होता है पाइप का, ये वाला जो सिरा है इसका एरिया है जनाब A1, छोटा बड़ा कोई मसला नहीं है, इसका एरिया है A1। और यहां से जो पाइप जहां से फ्लूइड में बाहर निकलना है इसका एरिया है A2। फिलहाल सूरत हाल ऐसी है कि A1 छोटा है और A2 बड़ा है। यहां से फ्लूइड एंटर होता है, एंटर होते वक्त वेलोसिटी है V1 और बाहर निकलते वक्त वेलोसिटी है जी V2। ये बड़ी ही मजेदार सिचुएशन बनने वाली है, इसकी एप्लीकेशन देखिए कितनी मजेदार होती है। तो
जनाब यहाँ से फ्लूइड एंटर होते वक्त वेलोसिटी v1 है और बाहर निकलते वक्त v2 है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने ये कहा कि जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर होगा दूसरी तरफ से उतना ही फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये भी होगा कि जो एटम या मॉलिक्यूल यहाँ से दाखिल हुआ वही यहाँ से बाहर निकलेगा? नहीं, यहाँ से एंटर होने वाला कोई और है, वो धक्का लगाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और यहाँ वाला बाहर निकल जाएगा। तो जो फ्लूइड एंटर होता है वो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा x1 फासला तय करता है, कोई भी हमने बस सपोज कर लिया, और जो बाहर निकलने वाला है इसका मतलब है कि डेल्टा टी टाइम में यहां से जो पार्टिकल एंटर होगा वो डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचेगा, इतना सफर तय करेगा डेल्टा टी टाइम में, और जो यहां से बाहर निकलने वाला है उसी डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से जो आगे वाले हैं वो भी ज़ाहिर है बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने वाले डेल्टा टी टाइम में इतना फासला तय करेंगे, टाइम के साथ 1 2 नहीं लिखा, डेल्टा टी ही है। एंटर होने वालों की वेलोसिटी v1 है, बाहर निकलने वालों की वेलोसिटी v2 है। जहाँ पे जिस हिस्से से एंटर हो रहे हैं वहाँ पे एरिया a1 है, जहाँ से बाहर निकल रहे हैं वहाँ पे एरिया a2 है। एंटर होते हुए तो फासला तय होता है डेल्टा x1, बाहर निकलते हुए तो फासला तय होता है डेल्टा x2। डेल्टा टी टाइम में जितना फ्लूइड अंदर दाखिल होता है उसका मैस है डेल्टा m1, और जो बाहर निकलता है उसका मैस है डेल्टा m2। शर्त यह है दरमियान में पाइप लीक नहीं कर रहा हो, दरमियान में ना तो कोई सोर्स है ना कोई सिंक है, दरमियान में कोई सोर्स नहीं है, मतलब दरमियान से फ्लूइड शामिल नहीं होता। सिंक, वो टूटी खोलते हैं, हाथ धोते हैं, पानी सिंक में जा गिरता है। सिंक का मतलब ये है कि पाइप लीक हो और पानी यहीं से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं है। मतलब जितना फ्लूइड यहाँ से दाखिल होता है अगर कंप्रेस नहीं हो रहा, एक्सपैंड नहीं हो रहा, तो जितना मैस एंटर होता है उतना ही मैस बाहर निकल जाएगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है जिसको फॉलो करती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 होगा। एंटरिंग मैस इज इक्वल टू एग्जिटिंग मैस इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ओके जनाब आली, ठीक है। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सॉल्व हो जाएगी, लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जनाब देखें मैस किसके बराबर है। फॉर्मूला है जनाब डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बटा वॉल्यूम। यहाँ से हम उसको लिए सीधा सुधा कर लें जरा मैस को। मैस इक्वल टू वॉल्यूम इधर ले आइए। कैपिटल V वॉल्यूम के लिए है, याद रखिएगा। स्मॉल v वेलोसिटी के लिए हुआ करेगा, होता है। वॉल्यूम इधर आ जाएगा, मैस इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है जनाब? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई। ये देखें, ये एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई, ये है वॉल्यूम। लंबाई ज़रब चौड़ाई को कह लीजिए एरिया, तो जनाब वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई करके एरिया और डेप्थ। तो जनाब वाली वॉल्यूम इज इक्वल टू ए, डेप्थ कितनी ले रहे हैं? डेल्टा टी टाइम में अगर ये पाइप है, ऐसे कर लें, ये पाइप है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा टी टाइम में इतना फ्लूइड मूव करता है, तो ये क्या है जी? डेल्टा एक्स, जिसे हम एक तरफ को x1 कहेंगे दूसरी तरफ को x2 कहेंगे। फिलहाल जनरली लिख लीजिए। तो वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इनटू डेल्टा x। वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, मैस इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए डी एक्स। वॉल्यूम की जगह पे ए डी एक्स आ गया। डेल्टा x क्या है? तय करदा फासला। अगर फ्लो स्ट्रीम लाइन है, ये जो हिस्सा लिखा यहाँ तक एरिया यूनिफॉर्म है, इतने हिस्से में एरिया यूनिफॉर्म है, तो फ्लो स्ट्रीम लाइन है। s इज इक्वल टू वी टी फार्मूला लग सकता है। s फासला कितना? डेल्टा x। वेलोसिटी है v स्मॉल v छोटा v। तो t टाइम इंटरवल क्या है? डेल्टा t। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ गया जी? v डेल्टा t। तो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू पुट कीजिए, मैस इज इक्वल टू रो ए वी डेल्टा t। ये तो मैस के लिए जनरल रिलेशन आ गया। अब अगर डेल्टा m1 है तो क्या आएगा जी? रो a1 v1 डेल्टा t, रो a1 v1 डेल्टा t। a1 ये जनाब एंट्रिंग वाला पोर्शन, एंट्री वाला पोर्शन, यहाँ पे मैस क्या है? कितना मैस एंटर हो रहा है? वहां पे एरिया है a1, वेलोसिटी है v1, टाइम एंट्री पे और एग्जिट पे सेम है, डेल्टा टी ही कहेंगे। और जनाब रो डेंसिटी को, यहाँ पे डेंसिटी को रो 1, यहाँ पे रो 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो डेंसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही। जब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पे जितनी डेंसिटी है यहाँ पे भी
उतनी ही होगी। तो रो के साथ 1 और 2 नहीं लिखा जाएगा जनाब आली। तो जनाब डेल्टा M1 क्या आ गया, रो A1 V1 डेल्टा टी, डेल्टा M2 क्या आ गया, रो A2 V2 डेल्टा टी। इक्वेशन 1 में डेल्टा M1 डेल्टा M2 की वैल्यू पुट कीजिए, रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी। रो से रो कट गया जनाब, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में था, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, मतलब I और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर पाइप में यहाँ से यहाँ तक जाते हुए एरिया कम या ज़्यादा हो गया, उसी हिसाब से वेलोसिटी भी इस तरह से कम या ज़्यादा होगी कि प्रोडक्ट सेम रहेगा। फॉर अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन पाइप, for an ideal fluid flowing through that pipe, product of area and velocity remains constant at each point। सोर्स और सिंक दरमियान में नहीं है तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम रहता है। यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। यानी ए वी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। यहाँ से आसान हो जाएगा समझना। तो यूनिट क्या बन गया, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पर सेकंड बटा टाइम। यानी एरिया और एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को हम कह सकते हैं वॉल्यूम बटा टाइम। देखिए ये छोटा वी है, स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए, ये बड़ा सारा कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वॉल्यूम ओवर टाइम है। फ्लो रेट, रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इनकंप्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो है, नॉन विस्कस है, यानी फ्रिक्शनल इफेक्ट कोई ज्यादा नहीं, निग्लिजिबली स्मॉल है, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है किसी पाइप सिस्टम से, उसका फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। पाइप बड़ा है तो एरिया ज्यादा है तो उसमें से निकलते हुए वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जनाब वाली एप्लीकेशंस देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। पाइप से आप पानी छिड़काते हैं, होज पाइप, पानी छिड़काने वाले पाइप से आप पानी छिड़काते हैं। आप पानी छिड़काते हुए आगे अंगूठा रख लेते हैं, क्यों? कहते हैं जी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर नहीं ज़्यादा होता, स्पीड ज़्यादा होती है। होता क्या है, आप पाइप के आगे जब अंगूठा रखते हैं, मक्खी तंग कर रही है बड़ी भाई, असल में लाइट बंद होगी ना, एसी बंद हो गया, तब इसे मौका मिल गया। अच्छा, तो जनाब आप पाइप के आगे अंगूठा रख के पाइप का कुछ हिस्सा कवर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो फ्लूइड बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है, उसको एरिया कम मिलता है, जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में, कि अगर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वो जाके ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा चोट पहुंचाएगा आगे। तो पानी छिड़काते हुए पाइप में अगर आपका अंगूठा थक जाए, ज़्यादा देर तक आपने काम करना हो, तो क्या करते हैं, पाइप के आगे नोजल लगा लेते हैं। इसका मकसद भी यही होता है कि एरिया कम करना है, जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाए। सीटी बजाने के लिए मुझे ज़्यादा बजानी नहीं आती, वो मुंह को गोल सा करके ज़ुबान का चुल्ला सा बना के आप ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो उससे भी मकसद यही होता है कि एरिया कम होने की वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाए। बाकी सीटी कैसे बजती है ये 8वें चैप्टर में जाके डिस्कस किया जाएगा, आपके सिलेबस में बजाएंगे काफ़ी सारी सीटियां हम। तो जनाब पानी छिड़काते हुए ये मामला हो गया। ये जब बिल्डिंग्स में पानी वाले पाइप बिछाते हैं तो वो प्लम्बर हजरात क्या करते हैं, टैंकी से वो पाइप आता है, वो 1 इंच या 1.5 इंच का बड़ा पाइप लेके आते हैं, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल से बड़ा पाइप लेके आते हैं, बाथरूम के करीब आके ना जी पाइप बारीक कर देते हैं। एक तो पानी ऊपर से नीचे आता है, ग्रेविटी की वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा जब ज़्यादा एरिया से कम एरिया में दाखिल होता है तो एरिया कम होने की वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो टूटी से पानी ज़रा ज़्यादा स्पीड से आता है। आप कहते हैं वाह जी बड़ा प्रेशर आ रहा है, जी बड़ा प्रेशर आ रहा है। वो एरिया कम होने की वजह से स्पीड ज़रा बेहतर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और आपकी बुक में साइड बार पे पेज नंबर 131 पे बनाए हुए ना टूटी बनाई हुई टैप, टूटी खोलते हैं, अगर टूटी में वो जो उसकी जाली वगैरह ख़राब नहीं है तो जब उसके खोलते हैं तो उसकी तार जैसे जैसे पानी टूटी से नीचे आता है तार बारीक होती जाती है। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि जब पानी नीचे आता है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होती चली जाती है, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है जी, एरिया कम हो जाता है। अगर स्पीड भी ज़्यादा हो जाए और एरिया भी ज़्यादा हो, स्पीड भी उतनी रहे, तो फिर तो जनाब ये है कि यहाँ से पानी ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। तो जब एरिया ज़्यादा होगा उतना बाहर निकलने की स्पीड कम हो जाएगी, ताकि जितना यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही यहाँ से बाहर निकलता जाए।
तो जनाब ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसकी एप्लीकेशन हमने कुछ डिस्कस की। तो जनाब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, बाकी के चैप्टर में अब बर्नौली थ्योरम है और उसकी एप्लीकेशन है और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए जनाब, मिलते हैं फिर अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।